नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। देश के हालात तो कोरोना से बदतर हो ही गए थे। आज हम बात करेंगे बिहार की। क्या बिहार में भी स्थिति दयनीय हो चुकी है? अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बक्सर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, अब वही हालात पटना में भी नजर आए हैं और कई प्रदेशों में भी वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। अब नदियों में लाशें तैरती नजर आ रही हैं और उसे जानवर खाते नजर आ रहे हैं। तो ये विचलित करने वाली तस्वीरें लगातार अब अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है। दूसरी ओर जो हालात हैं बिहार के, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। शमशान घाटों में वैसे ही भीड़ इकट्ठा हो रही है शवों के दाह संस्कार के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोगों के मसीहा पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और वो अब डीएमसीएच दरभंगा में इलाजरत हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो आवाजें उठनी चाहिए वो आवाजें नहीं उठी हैं। जो कार्रवाई शायद लोगों को लग रहा था कि भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर होगी, वो कार्रवाई पप्पू यादव पर हो गई। तो क्या ऐसा माना जाए कि बिहार में लोगों की सेवा करना अपराध है? क्या ऐसा माना जाए कि बिहार में अगर आप लोगों की भलाई सोचेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा? अगर आप लोगों को दवाई मुहैया कराएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा? अगर आप लोगों को खाना खिलाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा? क्योंकि तस्वीरें ऐसे ही बयां कर रही हैं और यही हुआ भी है। तो इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के रोहतास के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार होंगे, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार होंगे धनंजय कुमार सिन्हा, जिनसे हम बात करेंगे पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बारे में और आगे जन अधिकार पार्टी किस तरह से लोगों की मदद कर रही है उस बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही पप्पू यादव की रिहाई के लिए जन अधिकार पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि उम्मीद थी कि बिहार के लोग, बिहार की जनता भी आवाजें उठाएंगी, लेकिन उस तरह से आवाजें बिल्कुल नहीं उठी हैं अब तक और मामला अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बात हम करेंगे पप्पू यादव जिस तरह से गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या बिहार में जिस तरह से आवाजें उठनी चाहिए, उम्मीद थी कि जनता उस तरह से आक्रोशित होगी। कम से कम लॉकडाउन है, वो बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही शायद विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन तस्वीरें वैसी नहीं आई है। तो इस पर सबसे पहले हम दोनों मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले धनंजय कुमार सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आपका हमारे चैनल में। और दूसरी तरफ है जाप के जिला अध्यक्ष है रोहतास के विशाल कुमार, इंजीनियर विशाल कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विशाल कुमार, जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, क्या ऐसा माना जाए कि बिहार में लोगों की सेवा करना अपराध है? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, लग रहा था कि भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई उल्टी पप्पू यादव पर हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात को समझिए, आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी का उस तरह से विरोध नहीं दिख रहा है जिस तरह से एक्चुअल में विरोध होना चाहिए। ये कोरोना पेंडेमिक का सिचुएशन ऐसा है कि हम सबों के समाज में, गांव में, परिवार में, शहरों में ये इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। हर व्यक्ति के परिवार में जानने पहचानने वाला रिलेशन में कोई ना कोई मर रहा है और ये बहुत विपदा की स्थिति है। ऐसे में हम केवल पप्पू यादव ही करें एक राजनीतिक दल होने के नाते, तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने आप में शर्मसार हो रहे हैं। सामाजिक चीजों से अंदर से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव जी का भी कहना है कि मदद रुकनी नहीं चाहिए। हम जेल में रहें, हमें फांसी दे दो, हमें जो करना है करो, लेकिन जो कर्तव्य है वो लोगों के जन सेवा में अपनी सहभागिता को, जहां भी हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो सब लोगों की सेवा में लगे हैं और यही उनका भी करना है। तो अभी इस पेंडेमिक में हम लोग राजनीति थोड़ा सा भी नहीं करने चाह रहे हैं। सरकार कर रही है, वो अपना बोल रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हम लोग का जो नेता का जो हम लोगों का गाइडलाइन है, वो उसके तहत हम लोग हैं कि जिस तरह से महामारी आई है, लड़ी नहीं है शमशान में और लाशों को इतना दफना दिया गया है, इतना जला दिया गया है कि जगह नहीं है, लोग नदी में फेंकने को मजबूर है। जिस तरह से आप स्थिति देख रहे हैं, तो ये बहुत विपदा की स्थिति है। तो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो बेनकाब है। आदरणीय रंजीता रंजन जी ने भी कहा कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों से हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सरकार
उनको रिलीज करे, जब केस करने वाला खुद कह रहा है कि भैया ये गलतफहमी में केस हो गया है। जो केस करने वाला है उसको दिक्कत नहीं है, फरियादी को दिक्कत नहीं है, सरकार को बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है। आप बीजेपी के जो वो एम्बुलेंस वाला प्रकरण हुआ, जिला प्रशासन का काम था कि जिला प्रशासन इसके लिए टीम गठित करके रूडी जी पर एफआईआर करता। आप देखे होंगे कि जैसे ही एम्बुलेंस पकड़ाया, रूडी जी बयान देने आ गए। अरे भाई, जब एम्बुलेंस आपका नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो जमीन आपका नहीं है, तो बयान क्यों दे दिए कि नहीं हमारे इतने एम्बुलेंस है? कहीं ना कहीं ये आपकी निगरानी में रखे गए और ये जिला प्रशासन का काम था। 2002 में इन्हीं के जो सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस थे, वो उस समय का तत्कालीन डीएम थे पंकज कुमार, इनके सारे जो एम्बुलेंस थे उसको जब्त कर लिए थे। ये आरोप लगा था कि ये निजी उपयोग में हो रहा है एम्बुलेंस। और आप देखे भी कि रूडी जी बालू ढोआ रहे थे उससे, तो बालू तो कोई निजी काम से ही ढोआएगा। तो कमेंट भी चला था कि ये रूडी जी कैसे एम्बुलेंस बालू देव, मतलब हंसने के लिए। लेकिन हम ये करें, बहुत सीरियस टॉपिक है कि जिला प्रशासन लापरवाह है और कहीं ना कहीं उनको नीतीश कुमार जी का सह प्राप्त है, और इसलिए नीतीश कुमार जी ना डीएम साहब को हटा रहे हैं, ना डीएम साहब पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे तो होना ये चाहिए कि डीएम और जो वहां के सीएस है, सिविल सर्जन, ये सभी लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। पेंडेमिक के सिचुएशन में ठेला से मरीज जा रहा है, रिक्शा से मरीज जा रहा है, लाशें साइकिल पर लाद के लोग लेकर जा रहा है, और आप 40 एम्बुलेंस अपने घर में रखे हैं। क्यों नीतीश कुमार का बयान आता है? नीतीश कुमार जी मौनी बाबा क्यों बने? वो बातें क्यों करते हैं ये लोग? आप लोग केवल ये दिखाते हैं कि हाँ भैया, आज जो है कि नीतीश जी का बहुत बड़ा बैठक होने वाला है, और बैठक हुआ, फोटो डाल दिए। देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग बात किए हैं। और यहाँ अगर कोई मदद करता है और उसका फोटो हो जाता है तो आपको लगता है कि दिखाता है। आप दिखा नहीं रहे हैं, आप फोटो बैठक का रोज रोज दिखा नहीं रहे हैं, और कोई आउटपुट नहीं है। आप आके गांव में देखिए ना, आर्थिक महामारी है। जो रोज का कमाने खाने वाला लोग है, जो छोला का दुकान लगाता था, जो समोसा का दुकान लगाता था, जो कुछ का दुकान लगा डेली खाना कमाता था, आज उसकी हालत आकर देखिए। कर्ज ले रहा है सूद पर है कि वो सूद चुकाएगा कि वो सूद के तले जीवन भर दब जाएगा। परेशानी इतनी है, लेकिन नीतीश कुमार जी मौनी बाबा बने हुए हैं। विपक्ष के भी नेता, हम अभी जो आया था कि तेज प्रताप जी के लालू की रसोई पर भी अंकुश लग सकता है, उन पर भी केस हो सकता है, हम कतई इसका ये नहीं करते हैं। क्यों भाई? वो कर रहे हैं। तेज प्रताप जी को शुभकामनाएं, सब लोगों को शुभकामनाएं। सब लोग, हमारे पप्पू यादव जी पे एफआईआर हो गया तो उन पे एफआईआर हो जाए, ऐसा हम मांग करें? ऐसा हम लोगों के कैरेक्टर में नहीं है। सब लोग करें, सब लोगों का स्वागत, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हमारे लिए तेजस्वी यादव भी महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार जी भी महत्वपूर्ण है, सब लोग बढ़िया लोग हैं, लेकिन अपना अपना काम करें। हम बेहतर होंगे तो बिहार की जनता तय करेगी, हम बेहतर नहीं होंगे तो बिहार की जनता तय करेगी। हम क्यों राजनीतिक मतभेद और राजनीतिक आपदा अभी क्रिएट करें? ये सिचुएशन नहीं है, बाद में होते रहेगा। जी धनंजय कुमार सिन्हा, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, लगा था कि अब राजीव प्रताप रूडी पर कोई कार्रवाई हो सकती है। क्या ऐसा माना जाए कि भाजपा के सांसद की पोल खोलना पप्पू यादव को महंगा पड़ गया और जेल वो चले गए? दूसरी ओर अगर हम बात करें तो क्या बिहार की जनता को पप्पू यादव से कोई मतलब नहीं, ऐसा मान लिया जाए, क्योंकि आक्रोश कहीं दिख नहीं रहा है जिस तरह से दिखना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि जहां तक कि राजीव प्रताप रूडी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो हालात तो यह है कि जो लोग, जो नेता दूसरी पार्टियों में होते हैं, जो घोटाला में फंसे होते हैं, जिनकी अरेस्टिंग होनी होती है, वे जब भाजपा में जाते हैं तो साफ हो जाते हैं वॉशिंग मशीन से। तो रूडी जी तो पहले से भाजपा में, तो उन पर कार्रवाई की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। और दूसरी बात आपने जो देखा कि उल्टे पप्पू यादव पर कार्रवाई हो गई, तो कार्रवाई कर दिया। ये तो भाजपा का एक बार में नहीं, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां चोरी भी करेंगे और सिनाजोरी भी करेंगे। भाजपा का तो यह काम ही है। और तीसरा, जहां तक जन आक्रोश की बात आप कर रहे हैं, तो
चूंकि जन अधिकार पार्टी के वे चीफ हैं, तो जन अधिकार पार्टी के लोग तो जो बोल रहे हैं बोल ही रहे, उनको तो बोलना ही है। लेकिन आप देखिए जन अधिकार पार्टी से अलग भी मैंने देखा कई पार्टियों के लोग जो मैंने एनडीए के अतिरिक्त अगर पार्टी की बात करें तो सारे पार्टियों के प्रमुख ने बोला और इसका विरोध किया कि ये गलत है। दूसरा है कि आप एनडीए की बात कर लें तो भाजपा के भी एमएलसी ने कहा और भी लोगों ने, कार्यकर्ता वगैरह ने कहा, जदयू के लोगों को भी हमने बोलते देखा और कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है। दूसरा कि आप राजनीति से अलग चले जाइए, फिल्मी कलाकार, सोशल वर्कर, एनजीओ संगठन और जनरल महिला पुरुष को भी आपने बोलते देखा, जबकि यह महामारी का समय है, सब लोग अपनी जान बचाने को लेकर आतुर है और बावजूद इसके यह तो दिखा। तो जन आक्रोश है, जब भी कुछ गलत होता है मतलब कि होता है तो जनता के मन में होता है, वो व्यक्त किस रूप में कर पाए, कितना कर पाए, ना कर पाए, मन में दबा होता है, तो मन में और व्यक्त भी हुआ बहुत भाव। दूसरी बात, एक ही को हमने नहीं देखा बोलते हुए, आरजेडी जो है यह सोच रही है, आरजेडी के पास दो विकल्प था। देखिए राजनीति, अब सारे लोग राजनीतिज्ञ हैं, तो जो घटनाक्रम है, महामारी है, फिर भी राजनीति करने से कोई चूक तो रहा नहीं है। तो ओवरऑल पप्पू यादव का जो स्टेटस पिछले विधानसभा चुनाव में था वो यह था कि सीटें नहीं आई, लेकिन पप्पू यादव फिर भी उनका हौसला टूटा नहीं, वो बहुत ही परिश्रमी नेता है और वो लगातार काम करते रह गए, जैसे किया था पिछले बार लॉकडाउन में, कोरोना जब हुआ था और फिर जब बाढ़ हुआ था, उसी तरह फिर इस बार लॉकडाउन में चालू हो गए। तो आगे स्कोप भी अच्छा दिख रहा था। और जो आरजेडी का, लालू जी बाहर आ गए हैं तो आरजेडी का प्रभाव बढ़ न जाए राजनीतिक अगर हम बात करें तो पप्पू यादव जी का थोड़ा सा उठना एनडीए को सुटेबल होगा। और एक तरह से यह कार्रवाई राजीव प्रताप रूडी जी का बदला भी हो गया, चलो तुमको अकल भी ठिकाने लगा दिए, जेल भी भेज दिए और फिर जो है तुम बढ़ोगे तो हमें कुछ लाभ ही होगा। अभी 2-3 साल में ये तो नहीं माना जा सकता ना कि पप्पू जी पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे तेजस्वी को, लेकिन ये तो होगा कि पप्पू जी तेजस्वी का कुछ ना कुछ वोट बैंक जरूर काटेंगे, अन्य भी वोट बैंक काटेंगे, लेकिन तेजस्वी जी का भी काटेंगे। और पप्पू जी की पार्टी अगर पूरे विधानसभा में सारी सीटों पर 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर देगी, और जैसा पिछले बार भी किया बहुत सीटों पर, लेकिन इस बार का हीरोइज्म उनका, जो अभी जो गिरफ्तारी हुई, आपने देखा कि अन्य दलों के लोग, अन्य संगठनों के लोग भी उनके फेवर में ऑल ओवर इंडिया बोलने लगे। तो अगर ये हालात बना रहा, पप्पू जी के हीरोइज्म में अगर वृद्धि हुई, तो जो वोट कटेगा जब चुनाव का वक्त आता है तो फिर चुनावी समीकरण बनने लगते हैं। तो निश्चित ही अन्य जिस भी धर्म, समाज, जाति का वोट उन्हें मिलेगा, उनकी अपनी जाति का वोट में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर होगा और वो वहां तेजस्वी के लिए नुकसानदायक होगा। और इस तरह से एनडीए को के दोनों हाथ में लड्डू है, बदला भी चुका लिया और तुम बढ़ो तो बढ़ो, देख लेंगे, ठीक है। तो एक साथ अब तेजस्वी जी के साथ मुश्किल आई कि भैया ये लड्डू खाए कि नहीं खाए, खाने में भी दिक्कत और नहीं खाए उगलने में भी दिक्कत। तो उन लोगों ने तय किया, दो ही विकल्प था आरजेडी के पास, या तो पप्पू जी को सटा ले, तो क्या उनके पास एक और हीरो आ गया, तो एक परिश्रमी हीरो आ जाता तो आरजेडी को फायदा हो जाता, लेकिन वो सटाना भी नहीं चाहते और तो क्या ना विरोध ही कर दिया सीधे। अब विरोध कर दिया सीधे तो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आ जाएगा तो आप अगर अभी सपोर्ट कर जाती आरजेडी, जैसा कि अन्य सभी दलों ने किया, जब भाजपा वालों ने कर दिया अकेले मिलती ने, तो गलत को गलत, सही को सही बोलने में क्या जाता है, बोलना ही चाहिए सबको। लेकिन तेजस्वी यहाँ पीछे रह गए, आरजेडी यहाँ पीछे रह गई, ये सोचकर कि आगे चलकर अगर पप्पू जी अलग से खड़े हो जाएंगे विधानसभा में तो इन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे, इनको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेहतर था कि आरजेडी इनको अपने तरफ ले लेती, अभी कम से कम सही बात को सही बोलती, तो ये होता कि उस समय ऐसा बन भी सकता था सिचुएशन। लेकिन अब तो ये है कि अगर लास्ट मोमेंट में आरजेडी चाह ले कि पप्पू जी आ जाए, तो अब पप्पू जी पे डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है कि आ जाए, साथ भी नहीं दिया तो क्यों जाए, फिर सौदा होगा। तो ओवरऑल जो अभी की घटना थी पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी की, ये गलत घटना हुई और इस पर सब लोगों ने बोला, सबने राय दिया, जन समर्थन भी इसको पूरा था। नहीं होता अगर ऐसा महामारी तो और ज्यादा समर्थन ज्यादा दिखता, लेकिन जनता के मन में समर्थन होता है, वो जनता वक्त आने पर बोलती है, हर समय बोल नहीं पाती। तो एक तो ये है कि आप इसको लेकर के राजनीति में
एक बड़ा और आपने दबाव देखा रंजिता रंजन जी ने जब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें जब इशारे में उन्होंने 50-50 बात कह भी दी, तो असर आपने देखा कि तुरंत जो है उनको हॉस्पिटल, जेल से भगाए हॉस्पिटल की ओर, ठीक है ना। तो ये सरकार पर दबाव रंजिता रंजन जी के इसका था, और जो जन आक्रोश है, वो जन समर्थन था, उसका दबाव सरकार पर दिखा। अब लोग जो कहें, लेकिन दिखा। विशाल भाई, क्या ऐसा मान लिया जाए कि राजद अब आपकी सबसे बड़ी विपक्ष के तौर पर उभरी है? नीतीश कुमार से कोई मतलब नहीं है आपको, अब जो टक्कर होगी वो सीधे जाप वर्सेस आरजेडी, ऐसा मान लिया जाए, अगले चुनाव में दिखेगा? मुझे आदरणीय भैया बैठे हुए हैं, पत्रकार जी धनंजय भैया, इन्होंने कहा कि पप्पू यादव जी वोट काटेंगे आने वाले वक्त में, तेजस्वी जी ये सोच रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है, बहुत हास्यास्पद लगता है कि अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं है और चुनाव काफी दूर है, तब तक लोग इस बात को बहुत तेजी से भुला जाएंगे। हमने बालिका गृह कांड को भुलाकर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया ना, टॉपर्स घोटाला को भुलाकर नीतीश कुमार जी जीते ना, लोगों ने बाढ़ को हालात को देखा है, फर्स्ट टर्म के कोरोना को देखा है, लोगों का पलायन होते देखा है। क्या नीतीश कुमार जी को जिताया ना? जीता किसी तरह इन प्रकार सरकार में तो है ना। लोग भूल जाते हैं, हम जानते हैं लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते एक सकारात्मक मैसेज देना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप बोले कि गलत को गलत और सही के सही करने में गुरेज नहीं होनी चाहिए थी तेजस्वी जी को, और इसमें वो पिछड़ गए, तो ये बात सही है। लेकिन अभी ये चुनाव का वक्त नहीं था। हमारी लड़ाई किससे होगी नहीं होगी वो जनता तय करेगी। हमें बहुत पीड़ा लगता है, क्या लोकतंत्र में बीजेपी की विचारधारा से अलग, आरजेडी की विचारधारा से अलग अगर कोई तीसरा दल हो जो सर्वधर्म समभाव या मानवतावादी विचारों को साथ लेकर चलता हो, तो ये गुनाह है क्या? तीसरी पार्टी होना गुनाह नहीं ना है। अगर हम सेवा करते हैं या मदद करते हैं या जो भी हमारा राजनीतिक लड़ाई होता है सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं जनहित जन सरोकार का लेकर होता है। तो ये हम वोट काटेंगे नहीं काटेंगे, किसको क्या करेंगे, ये तो वक्त तय करेगा। आज हम क्यों इस पर डिबेट करें? हर बार पप्पू यादव जी को इतनी मेहनत करने के बावजूद लोग उनको, या तो बीजेपी वाले हैं तो उनको गुंडा कह देंगे और आरजेडी वाले हैं तो उनको दलाल कह देंगे। तो क्या वो व्यक्ति को सुसाइड कर लेना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिहार की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति हर बार इसी मोड़ पर क्यों आ जाती है कि कोई वोट काटेगा। कोई ये क्यों नहीं कहता है कि भैया काम अच्छा कर रहे हैं, वक्त तय करेगा और आने वाले वक्त में जो बेहतर होगा वो होगा। हम ये तो सुसाइड करने वाला बात है, तो टॉर्चर की बात है। इधर कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं गुंडा है, उधर कर रहे हैं तो ये दलाल है। मतलब करें तो करें क्या? मखमल के बिस्तर में जाकर सोच जाए? हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये 1989 का केस है, 1989 में बीजेपी, नीतीश कुमार और आरजेडी तीनों एक साथ मिलकर कांग्रेस को हटाने के लिए साथ आई थी, तो क्या उस वक्त पप्पू यादव जी गुंडा नहीं थे? जब आरजेडी के साथ थे और बीजेपी दोनों साथ थी और नीतीश कुमार भी थे और पप्पू यादव के सपोर्ट बिना वो सरकार नहीं बन सकती थी। निर्दलीय विधायक जीतकर 7 विधायकों का समर्थन लेकर 90 में लालू जी को मुख्यमंत्री के में शामिल होते हैं, तो उस वक्त पप्पू यादव गुंडा नहीं है। आज वो गुंडा है। आरजेडी प्रेस रिलीज जारी करती है पप्पू यादव जी गुंडा है, मतलब उनके पार्टी में जो राजबल्लभ यादव है, अरुण यादव है और जो अभी अनंत सिंह है, ये दूध के धुले हैं, ये लोग गुंडा नहीं है। मतलब कि जब आपका फायदा हो तो आप बहुत अच्छे हैं, जब आपका बुरा हो तो आप बहुत खराब हैं, चाहे जिस भी पार्टी के लोग हों। लेकिन हम कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी ने ये दिखाया है कि विपदा आपदा में नेताओं को बीमार नहीं पड़ना चाहिए। आपदा और विपदाओं की घड़ी में अपना दरवाजा जनता के लिए खुला रखना चाहिए। ये पक्ष विपक्ष सबको इस बात से सीख लेनी चाहिए, ना कि जलना चाहिए। ये तो जलन का भाव हो गया कि पप्पू यादव जी आने वाले समय में मुझे नुकसान करेंगे इसलिए उनका विरोध करें। आज उनको फांसी लग रहा है इसलिए कहे कि नहीं फांसी के हकदार हैं। अरे भैया एकदम, हम अगर फांसी के हकदार हैं तो तुम फांसी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना, वो फरियादी कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉर्ट आउट हो चुका है, और वो अनजाने में केस हुआ है कि एक दिन पहले बासाबासी हुई थी, एक दिन बाद जो है कि साथ में गाड़ी में बैठ कर और चले गए थे, तो हमको लगा कि ये किडनैप कर लिए, तो हमने जाके प्रशासन को सूचित कर दिया। ये मामला ऑलरेडी नीतीश कुमार जी पर मर्डर केस था, 2011 में उन्होंने जाके उसको कंप्रोमाइज किया,
हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक तौर से कार्रवाई होना, अभी उनका ऑपरेशन होकर आया था, अगर वो होते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को 2000, 5000, 10,000 से ही मदद तो करते ना। नीतीश कुमार जी की मदद होती कि नहीं होती, बिहार की मदद होती कि नहीं होती। क्या मिला पप्पू यादव जी को जेल में भेज के, कुछ मिला क्या? वो केस का भी कोई पता नहीं है, और उनको जेल में भेज देने से जो मरीज की कुछ मदद भी हो सकती थी वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली लॉस तो इस नागरिक का है, इस इंसान और इंसानियत का है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम राजनीति का दौर है कि सेवा करने का दौर है। हम क्यों राजनीतिक बद लोग भूल जाते हैं। हम जानते हैं पप्पू यादव जी बाढ़ में इतना किए, पटना में उनका जमानत जब्त हो गया भाई, हम नहीं जानते, हम सब लोग देखा है ये वक्त। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये जुनून लेकर व्यक्ति चल रहा है कि नहीं वक्त बदलेगा, लोग समझेंगे, लेकिन लोग जो है इसी बात पे लगे हुए हैं कि वो गुंडा है, ये दलाल है। हमने क्या करना चाहिए? हम लोग बिहार की जनता से पूछते हैं, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए क्या? देखिए एक बात बताता हूं, उससे पहले धनंजय कुमार सिन्हा, क्या पप्पू यादव ने जो सेवा की उसे जनता ने भुला दिया और आज उसी का खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है, क्या ऐसा कहना सही है? देखिए जो विशाल जी बता रहे हैं कि गुंडा कहा आरजेडी ने, तो इसके दो पहलू हैं। पप्पू जी का बैकग्राउंड हो सकता है कई ऐसा आज से 20 वर्ष पहले ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन भारत में गुंडा भी मतलब एक डाकू भी संत हो सकता है। डाकू शब्द यूज किया है आरजेडी ने, तो लेकिन भारत इस यह भूमि जो है इसका उदाहरण रही है कि एक डाकू भी संत हो सकता है और रामायण लिख सकता है। वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता है। तो दूसरी बात, आरजेडी ने ऐसा कह के खुद पर एक खुद के बारे में ये बता दिया, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जंगल राज, जब वो कह रहा है कि कोई डाकू जो है संत नहीं हो सकता, तो जंगल राज फिर आज कैसे सुधर सकता है? वह जंगल राज जो आरजेडी का जंगल राज था, लालू जी का जंगल राज था, जिससे बहुत मुश्किल से बिहार की जनता ने उभर पाई, तो कैसे मान लेंगे कि अब वो जंगल राज तेजस्वी जी आ गए तो मंगल राज हो जाएगा? जब एक अगर आरजेडी कह रही है कि डाकू संत नहीं हो सकता, तो जंगल राज वाले कैसे मंगल राज वाले हो सकते हैं? तब तो निश्चित है कि वो जंगल राज ही लाएंगे। तो पहले तो अपना उन्होंने तय कर लिया और लोगों को बता भी दिया कि हम जंगल राज वाले थे, हम बदल नहीं सकते। उनका कहने का एक अर्थ यह ही है। और दूसरा, अगर इसके लेकिन भारत की परंपरा को देखें तो हर व्यक्ति, हमने यहाँ वाल्मीकि जैसे डाकू को संत होते देखा। दूसरी बात यह है कि कोई डाकू ही है, कोई गुंडा ही है। गुंडा होने का ये मतलब नहीं है कि उसके साथ अन्याय हो तो लोग उसको न्याय बोलने लगे। अगर गुंडे के साथ भी अन्याय होगा तो अन्याय बोला जाएगा कि, तो मामला ये है, सिंपल है। अभी जो वाकया हुआ कि अभी के कंसर्न देखा जाए, वो भी महामारी चल रहा है। हम आप जैसे लोगों ने अपनी उम्र में इस अभी जो जिंदा लोग हैं, सबसे पहले बात ये कि अगर हम 20 साल पहले की पप्पू यादव की लाइफ को देख रहे हैं तो उससे ज्यादा खतरनाक टाइप के लोग भाजपा में, जदयू में और आरजेडी में शामिल है पहले से। उन पर सवाल क्यों नहीं उठता है? पप्पू यादव आज अच्छा काम कर रहे हैं तो उन पर उनके मुन्ना शुक्ला जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने बंदूक लहराते हुए फाए ठाए मारते हुए और ये कहा नर्तकी नचाते हुए कि सुनो मुन्ना शुक्ला नाम है हमारा और हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं। लेकिन वो जेडीयू में तो कुछ नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं, अभी धरती पे जितने लोग जीवित हैं उन्होंने ऐसी महामारी नहीं देखी। ये जो भी धर पे जिंदा लोग हैं, पहली बार ऐसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है। सभी को पहली बार ऐसा अनुभव का सामना करना पड़ रहा है। ये सामान्य दिन है नहीं, तो सामान्य दिन नहीं है। इसकी गंभीरता को सभी राजनीतिक दलों को, सरकार में शामिल लोगों को समझना चाहिए था, सरकार के मुखिया को समझना चाहिए था। उसे इन लोगों ने नहीं समझा। ऐसे समय में भी नीची ऊंची हरकत करने से सरकार में शामिल लोग बाज नहीं आ रहे हैं। उसका सैकड़ों, हजारों, लाखों उदाहरण आप देख सकते हैं पूरे इस कोरोना पीरियड में दिख रहा है। इतनी लापरवाही ये सत्ता में शामिल लोगों की, इसके लिए कभी भी माफ करने लायक वो लोग रहेंगे नहीं। और आगे क्या होगा अंजाम, वो तो भविष्य के घर में है, हम आप तो बोल सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है। संजय जी, जो मेरा सवाल था कि क्या बिहार की जनता ने जो बोया है वही फल खा रही है, ऐसा कहना क्या गलत होगा?
देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, जो बोता है सो खाना खाता है, ये तो तय है। ये आप लोकतंत्र की बात करें, चुनाव की बात करें या व्यक्ति की बात करें, जो भी होता है वह व्यक्ति का ही बोया होता है, वह समाज का ही बोया होता है। लगता है कि कहीं और से आ गया है, हमने नहीं किया, जैसे कि लेकिन बोया तो खुद का ही होता है। तो आज जो हम लोग झेल रहे हैं, अगर सरकार अच्छी होती तो सरकार में शामिल नुमाइंदे जो है उनकी भावना होती, उनकी सोच अच्छी होती, उनका प्रयास अच्छा होता, तो निश्चित तौर पे कई चीजें सकारात्मक दिशा में होती। कोई भी सरकार ऐसा पेंडेमिक आ जाए तो निश्चित ही लड़खड़ाता है मामला, लेकिन बावजूद इसके अभी देखिए दिल्ली में संभल गया मामला। अब दिल्ली कह रहा है कि अब हमें और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इतने से काम चल जाएगा। और हमारे यहाँ क्या स्थिति है? तो और हमारी सरकार जो है, ये वर्तमान सरकार कितने साल से है सोचिए, 5 साल से तो है नहीं मुखिया, तो बावजूद इसके नहीं समझ पा रहा है। तो देखिए जो होती है, लेकिन जनता के हाथ सब कुछ नहीं। जनता हमारी सीधी सादी है, जनता हमारी अशिक्षित है, जनता हमारी बैकवर्डनेस है समाज में। जनता को तो से उल्लू पढ़ा देते। अभी आप यहाँ वाला आता है बेचने के लिए, वो बोल के चला जाता है कि ये देखिए सिल्क की साड़ी मैंने लाई है, चोरी में करके लाया हूँ, मात्र आप 600 में दे दूंगा, ठीक है। सोचते हैं कि 4,600 में दे रहा है, और बाद में पता चलता है कि वो तो 300 की साड़ी पकड़ा गया 600 में। तो अब भोली भाली जनता इस तरह ठग लेते हैं आके, तो ये तो राजनीतिज्ञ है, ये तो बहुत चतुर है, ये जनता को आप दोष नहीं दे सकते। और धीरे ये थोड़ा समय लगेगा और ये जरूर आएगा 5-10। भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए। हम ये कह रहे थे कि जनता इतनी डरी हुई है कि केवल लॉकडाउन कह देने से हर व्यक्ति ये इंतजार कर रहा है गांव में, लॉकडाउन खुलेगा तो बैंक में जाएंगे। अरे अपनी जरूरत की चीजों में भी लोग नहीं डर जा रहा है। उसको लग रहा है कि पुलिसवा मारी, हम वीडियो देखे नहीं, पुलिसवा मारा तरसन। मतलब गांव में लोग उस तरह से उसको कोई वीडियो दिखाता है, देख देख मारा तरसन लाठी से, वो चौक पर जाने को तैयार नहीं है। और जो लोग जाने को तैयार हैं, आप कितना भी लॉकडाउन लगा लीजिए, वो मानने वाले भी। तो ये लॉकडाउन बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। आप आके इसका गांव में असर देखिए, गांव में किस तरह से लोग जबरदस्ती के जो दाल भात वह खाता, लोग वो सब्जियों लावे नहीं खेजात, आज जरूरी के सामान बताओ एकदम टलाया जाता है। जिंदगी बहुत साल पीछे चला गया है। आदमी जो नौजवान है हमारे उम्र का है, और कई लोग जिसको नौकरियां नहीं मिली है और नौकरी के इंतजार में पढ़ते थे और अभी भी वो पटना में रूम रखे हैं, उनका कितना मानसिक स्थिति गड़बड़ाया हुआ है आप नहीं समझ पा रहे हैं। उन छात्रों से कोई पूछने की हालत में नहीं है कि बुआ तुम्हारा अब तो फॉर्मवा कोर्सवा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तुम पढ़ाइया पूरा किया कि नहीं किया। अब वो देख रहा है कि हमको नौकरी नहीं हो रहा, मेरा उम्र अब खत्म हो रहा है। और ये पेंडेमिक ने क्या खत्म होगा, पेंडेमिक तो उम्र सीमा तमाम बहालियों में साल 2 साल बढ़ेगा तो नहीं, और बढ़ा देगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये तो बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जो इस उम्मीद में 5 साल 4 साल तैयारी किया है, उसके साथ मानसिक तनाव क्या है सोचिए, वो तो लाइफ में बहुत पीछे चला गया। और वैसे जो छात्र हैं, जो इनका रूम रेंट से परेशान है, बिजली बिल से परेशान है, और जो अपने जीवन में रोजगार को लेकर परेशान है, वैसे लोगों के लिए सरकार बहुत सीरियस सोचना चाहिए। हम तो हमारे नेता पप्पू यादव जी ने मांग किया कि तमाम लोगों के अकाउंट में जो गरीबी रेखा से नीचे हों या फिर मजदूर हों, उन सबके अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपया हर एक व्यक्ति के अकाउंट में बिहार की जनता को, सरकार को देना चाहिए। और अब 5,000 रुपया नहीं दे सकते हैं तो ये बार बार ये जो वसूली करते हैं, वसूली ये मास्क एक वसूली था। अभी जिस तरह से हेमलेट के नाम पे 1,000, तो ये 1,000 का चालान 500 रुपया यानी 200 रुपया पुलिस की जेब में दीजिए आराम से आप जल्दी। ये तो वसूली राज चल रहा है, हर नाम पे वसूली, जबरदस्ती का पुलिस पकड़ के एकदम वसूली, दबा के पकड़ो वसूली। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं, ये मतलब इमरजेंसी से भी खतरनाक सिचुएशन आ चुका है। आज हमने देखा कि इस सवालों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सवालों को बड़ी गंभीरता से अपने चैनल पर रख रहे हैं। एक चैनल था, नाम है न्यूज 24, संदीप चौधरी जी आज ही ट्वीट किए हैं कि हमारे चैनल के फ्री डीटीएच से हटा दिया गया है।
इसलिए कि उन्होंने किसानों की आवाज को बहुत मजबूती से न्यूज 24 पर रखा था। इसलिए कि आज जो कुव्यवस्था हॉस्पिटलों में है उसकी आवाज न्यूज 24 के माध्यम से बहुत मजबूती से उन्होंने रखा था। लेकिन फ्री डिश में गांव-गांव में फ्री डिश है, लोग पैसा देना नहीं चाहता है, एक बार लगा दिया एंटीना और चाहता है कि हमारे टीवी पे चैनल चलते रहे, लेकिन वो चैनल अब डीटीएच से गायब कर दिया गया, आप नहीं देख सकते हैं। तो ये तो इमरजेंसी से खतरनाक सिचुएशन हो गया ना, जो आपकी हाँ में हाँ नाम इसी बात पे हम कहना चाहेंगे भाई, जिस तरह से विशाल भाई आपने कहा कि जनता डरी हुई है, हम इस बात को नहीं मानते हैं कि जनता डरी हुई है, जनता जागरूक नहीं है, ये कहना सही होगा। जनता डरी हुई कहना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि जिसके घर में उसके परिजन तरफ तरफ कर मर रहे हो, वो आज बैठे हो, आज हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, कल सुबह हम उठेंगे या नहीं उठेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। कल हो सकता है कि मेरा डेड बॉडी पड़ा हो मेरे घर पे। डर किस बात का है? जनता जागरूक नहीं है। जनता को ऐसे ही नेता चाहिए था, उसको जिसने चुना है, जिसको चुना है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जनता जागरूक नहीं है, जिसका खामियाजा वो भुगत रही है। जनता डर नहीं रही है। किस बात का डर? ज्यादा से ज्यादा आप किसी को मौत से डरा सकते हैं, मौत का ठिकाना नहीं है। हम कब मर जाएंगे, यहाँ बैठे बैठे हम डेड कर जाएंगे, इसका ठिकाना नहीं है। बात है, जानते हैं जब वोटिंग आप कह रहे हैं कि जनता जैसा चुनी है वो भुगत रही है, वोटिंग के दौरान यही टीवी करता क्या है कि ग्राफ दिखाता है, सीएम पद के 50% लाइक इनका, 48% लाइक इनका और 2% लाइक इनका। सीएम पद का चेहरा ऑलरेडी घरों में टीवी के माध्यम से गांव में चला जाता है। पब्लिक को, गांव वाले को लगता है कि भैया यहाँ से बटन दबाएंगे और 50 जवान है वो 51 हो जाएगा, 48 जवान है वो 49 हो जाएगा। तो यहाँ से साइकोलॉजिकल इफेक्ट माइंड में चल जाता है कि ये जो चुनाव है भैया मुख्यमंत्री का चुनाव है, बटन यहाँ दबाओ मुख्यमंत्री वहां तय होगा। उसको अच्छे विधायक, अच्छे जनप्रतिनिधि से कोई मतलब ही नहीं है, एकदम नहीं। ये चुनाव को केवल जो दो लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, वो सीधे निकल लिया गया है। यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नामक चीज खत्म हो चुकी है। उसको टीवी पर जो ग्राफ बार बार उठा उठा के दिखाया जाता है और उससे पब्लिक पोलराइज होता है और मास में पोलराइज होता है। आपको कौन पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, बस दो विकल्प है आपके पास। विधायक जी कौन है, ये पुंजिया है कि कौन है, का हम कहें, मतलब एक काम वाला आदमी नहीं, जिसको हम लोग ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि सब गंगा में बहती गंगा में हाथ धो लेता है। तो छेदी पासवान है हम लोग तरफ, अनिता यादव है, सबके वही हाल है। सब किसी ना किसी का पिछलग्गू है, मजबूरन में कोई ना कोई टिकट लेकर आता है, यहाँ से जीत जाता है, चेहरा नहीं दिखाएगा। पब्लिक के कह दीजिए या कोई जागरूक नागरिक के भी कि आपके मोबाइल में आपके विधायक एमपी का नंबर है, तो वो कहेगा नहीं, वो फोन नहीं करता है विधायक का भाई, वो वोट ही नहीं दिया है विधायक को और उसका नेता उसे मिलता नहीं है। कोई नेता जनता दरबार नहीं लगाता है, जन समस्याओं को नहीं सुनता है। PATA से जाके मिलिए और उन्हें से सेटिंग हो जाएगा। यहाँ जनता से और कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नेताओं का होगा तो ना कोई पदाधिकारियों में डर व्याप्त होगा। हम वीडियो यहाँ गलत करें, वीडियो यहाँ पर आप समझ जाइए कि राशन कार्ड, आप राशन वहां से दे रहे हैं, राशन कार्ड पेपर में खूब चल रहा है, पता चल रहा है गांव में राशन कार्ड बनाने वाले लोग ही नहीं, राशन कार्ड धारी है ये नहीं है, मोटेशन हो ये नहीं रहा है, CO मनमानी अलगे कर रहा है, MO रहता ही नहीं है ब्लॉक में। तो ये जो जरूरी, जो हमारे जो ग्रामीण स्तर के जो जरूरी की चीज है और जरूरी पदाधिकारी है, ये किससे डरेंगे? कोई जनता दरबार लाएगा, शिकायत सुनेगा उससे ना। यहाँ शिकायत सुनने वाले लोग भी नहीं और जनता को भी लगता है छोड़ो अब बिहार ऐसे ही होला। ये साइकोलॉजी बन चुका है कि हम बदलेंगे नहीं और ऐसा होते आया है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं लड़ेंगे तो उनको कहा जाता है कि राजनीति करता, हटावा ऐसा केतना पैदा लेला ना मर गई। ये साइकोलॉजी से भी लड़ाई है, बहुत इतनी साधारण लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। लोग जागरूक नहीं होंगे, उनको लगता है कि नहीं अहिर बहुत खराब बड़सन, तो कौन के राजपूत बहुत खराब बड़सन, तो केहू के लिए भूमिहार बहुत खराब बड़सन, कोई कुर्मी, दलित, यही में समाज जो है कि टीवी के माध्यम से पोलराइज करके और जातिवादी नेताओं के पोलराइजेशन के माध्यम से मुद्दे डाइवर्ट हो जा रहे हैं और डाइल्यूट हो जा रहे हैं। आज इस पेंडेमिक के सिचुएशन में हम लोग को इलेक्शन की भी चर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक में हम भी दोषी हैं, हम सब दोषी हैं जो ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं जो हमारी जरूरत में बीमार पड़ जाता है। ज्यादातर नेता को जाइए सब कोरोना पॉजिटिव है, ज्यादातर नेता कोरोना पॉजिटिव कह के और नहीं मिलेगा आपसे, क्या तो उसके घर में कोई बीमार पड़ गया है तो कोई खुदे बीमार पड़ गया, नहीं मिलेगा आपसे भाई।
और जो दुख शेयर होता है वो भी अपने आप में बड़ी बात है। मदद करेगा नहीं करेगा अधिक बात है। विधायक जी केवल एमपी साहब फोनवा उठा के सुन ले, यही जनता के लिए सुकूनदायक होता है। तो बहुत मुश्किल स्थिति है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय किनके हाथ में है? आप लोग नहीं जाना क्या कि क्या पिछले बार का हाल हुआ। इस बार भी स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं को बना दिया गया, दूसरे लोग नहीं थे। कई चीजें हैं। पलायन की इतनी बड़ी समस्या हुई बिहार में, रोजगार की बात हुई, नीतीश कुमार एक एक पलायन करने वाले लोगों से बात किए, क्या हुआ? आज मनरेगा की जिसकी बहुत बात होती है, आप मनरेगा का स्कैंडल जानिएगा तो दंग रह जाइएगा। कितना बड़ा मनरेगा में स्कैंडल होता है। काम कराता है ठेकेदार और 50 जो है जॉब कार्ड अपने भाई, परिवार, भैया, भतीजा, चाचा के नाम पे अकाउंट में पैसा मंगवाता है, और जो लेबर काम करता है उसका जॉब कार्ड नहीं देता, उसके अकाउंट में अलग से पैसा देता है, वो कम करके देता है। और पैसा मनरेगा का आएगा 6 महीना, साल भर, 1.5 साल बाद। काम करते रहिए। कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता है काम करने का। मनरेगा के काम से ठेकेदार भी दूर भागता है। मुखिया है तो अवैध खूब लूटेगा, क्योंकि सिग्नेचर मुखिया जी करेंगे और जो है मनरेगा पीओ करेगा। ये ग्रामीण इलाके में आके और जब मूल चीजों पर जाइएगा तो लगेगा कि बाप रे बाप, ये टीवी में दिखता कुछ और है, नेताजी बोलते कुछ और है, और धरातल पर होता कुछ और है। स्कैंडल, हर योजना में स्कैंडल। धनंजय जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं 2014 से 5 साल बीतता है, और 5 साल के बाद जो तस्वीरें निकल कर आती है, क्या ऐसा कहा जाए कि अब जनता के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? धारा 370 हटाकर पहले देखा जाता है जनता का आक्रोश, दोबारा सीए एनआरसी के नाम पर देखा जाता है जनता कितनी आक्रोशित होती है, तीसरा किसान आंदोलन के नाम पर देखा जाता है जनता कितनी आक्रोशित होती है, चौथी बात अब जनता के परिजनों को मार कर देखा जाता है कि क्या अपने परिजनों को तरफ तरफ कर मरता हुआ देखकर ये जनता जागती है कि नहीं। जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि 2024 में चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नया पार्लियामेंट हाउस बनकर तैयार है, क्या ये सारी चीजें उस ओर इशारा कर रही है कि अब देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शासन चलेगा और भाजपा की सरकार ऐसे ही 50 साल तक रहेगी? अमित शाह ने पहले ही कह दिया है। सब्र का इम्तिहान लोगों का देखा जा रहा है, टेस्टिंग चल रही है, लोग कितना आक्रोशित होते हैं। देखिए, आपको बता दूं सतगत जी, पहली बात तो कि जो महामारी की बात है तो उस संदर्भ में पहले तो बता दूं कि स्कूल में आप देखते हैं होंगे कभी कभी कि अगर टीचर जो अपॉइंटेड है वो उसकी जानकारी अगर कम है, जानकारी का स्तर कम है, और कोई छात्र बार बार उत्सुकता वश छात्र में तो प्रश्न होते ही हैं उनके मन में, तो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगर टीचर को नहीं आता है तो टीचर ये कैसे बोलेगा हमें नहीं आता है? तो क्या करता है टीचर? कोई बहाना से उससे पीटता है, कोई बहाना से उसे पीटता है ताकि वो फिर प्रश्न का बात ही टल जाए, प्रश्न और उसे जवाब देने से बच जाए, वो बेइज्जत ना हो वो शिक्षक। तो इसी तरह अभी जो लोगों को कोरोना हो रहा है, फीवर है और इस तरह के खांसी है और तरह तरह के जो सिम्टम्स हैं, माथा दर्द है, तो उसकी जो दवा है, आज सरकार को चाहिए था कि देशवासियों को दवा उपलब्ध कराए, देशवासियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, देशवासियों को वेंटिलेटर उपलब्ध कराए, देशवासियों को डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराए। लेकिन सवाल, हम कैसे कोरोना रोक रहे हैं? आप ध्यान दीजिए, सरकार कैसे, सरकार का सबसे मेजर, और सरकार खुद कर रही है कि ये दिस इज द मेजर हमारा इक्विपमेंट है कोरोना रोकने का। क्या? लॉकडाउन लगा दिया, पूरा सब कुछ बंद कर दिया। ये कैसी दवा है? ये वही वाली दवा है कि आप कर नहीं सकते, जो करना है तो पीट दिए, तो और उसके बाद लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि क्या ये टेस्टिंग की जा रही है, लोगों को जांचा जा रहा है कि क्या ऐसा करने से कहां तक लोग आक्रोशित होते हैं? मैं बताता हूं। उसके बाद पहले दुर्दशा देखिए, ये तो पीट रहे हैं सड़कों पर पीट रहे हैं। ये पुलिस को पीटने का कोई तरीका है कि बाहर कोई आया आप पीटिए एकदम, और 2-4 डंडा ने पीट रहा है जिसको जितना मन। ये राक्षस रख दियो, पुलिस रखे हो बचाव के लिए, या राक्षस रखे हो? किसको अपॉइंट किया? पुलिस व्यवस्था इतनी गंदी है हमारी। दूसरी बात कि जो 1 by 1 और दमन, आप जो बोल रहे हैं कि आक्रोश की परीक्षा ली जा रही है, बात आक्रोश की परीक्षा की नहीं, बात दमन की है। जैसे कि अभी पप्पू यादव जी ने किया तो उनको ठेल दिया भीतर, तो ठेल दिया भी जेल में, तो दमन का है, चोरी और सीनाजोरी। तो अभी जो आप बोल रहे हैं 370 सीए और फिर नोटबंदी और ये दमन की, ये सब जो सरकार में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, उनको गुरूर बहुत आ जाता है।
तो वो दमन करने लगते हैं। अंग्रेजों ने भी दमन किया है, अभी भी सरकार जो है विदेशी लोगों की सरकारों ने दमन किया, देश के लोगों की सरकार में बैठे लोग दमन कर रहे हैं। और लेकिन आपको मैं बता दूं, चाहे मैं एक चीज क्लियर आशावादी भी हूं और यह सच भी है कि आप किसी भी चीज का जब आप अति कर देते हैं तो उसका अंत भी होता है। जब देश बहुत बैकवर्ड था, आज के तुलना में तो बहुत पिछड़ा था, तकनीक नहीं थी, आज इस तरह हम लोग बात करें उस तरह बात नहीं हो पाती थी, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, चिट्ठी वाला सिस्टम चलता था, कोई टीवी नहीं वैसा था, खास तो अखबार छपे करते थे, पर्चे छपे करते थे। उस समय उस पिछड़े हालात में भारत के लोगों ने अति करने के बाद विदेशी शासन में को भगा दिया और आजादी जो कहते हैं उसको हासिल किया। मतलब जो सत्ता में थे उस समय लोग, विदेशी लोग, उसको बेदखल किया। तो आप उम्मीद में रहिए, अगर ये भी अति होगा तो ये सोच रहे हैं कि 50 साल तक रहेगा या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भाजपा 50 साल तक रह सकती है, लेकिन जो लोकतंत्र के तरीके से रहो, आप सुधर जाओ रहो। ऐसे आप जो है आप जबरन रहेगा तो जबरन कुछ नहीं होने वाला है। देश और समाज और धरती बहुत आगे बढ़ चुका है, अब कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। और अगर जो लोग सोच रहे हैं ऐसा, तो उनकी भूल है, उनकी सीमित सोच है, वो नहीं जानते हैं, वो लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते। और हकीकत भी है कि जो अभी सत्ता में बैठे लोग हैं उनको लोकतंत्र की समझ भी कम है। वो एक गांव में कहता है सुरयाहा, तो एक सुर, उन्हें भगवा, तो चाहते हैं कि घर को भगवा रंग से रंग दे, सीढ़ी को भगवा रंग से रख दे, ठीक है, मंदिर को रंग दे, कुआं को रंग दे, मतलब एक ही रंग का। वो ऐसा बगीचा बसाना चाहते हैं जहां एक ही फूल हो, वहां 10 तरह के फूल है। तो वो उनकी समझ ही सीमित है, वो नहीं जानते खूबसूरती किसको कहते हैं, वो नहीं जानते लोकतंत्र किसको कहते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं, और या तो जान जाए या तो बदल जाए, यही दो विकल्प है। और जनता बदलेगी, वक्त आएगा। वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश से। लोकतंत्र रहेगा, जमहूरियत रहेगी। बिल्कुल। विशाल भाई, एक अहम सवाल आपसे, पप्पू यादव जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की बात होती है, तभी से वो कहते हैं कि अब मेरी जान पर खतरा है, शायद मेरे हत्या की साजिश है। डीएमसीएच आते वक्त वो फिर से कह रहे हैं कि डीएमसीएच मुझे ले जाया जा रहा है जहां सिर्फ मौत ही मौत है। ये तो आपने उड़ाने के लिए क्या कुछ चल रहा है? जन अधिकार पार्टी अब क्या कर रही है? डीएमसीएच में उनको ले जाया गया, पता चला कि वहां जांच के लिए इक्विपमेंट नहीं है, तो पप्पू जी अब डीएमसीएच आ गए, फिर अब चलिए पारस में, वहां जांच करा के फिर आपको लेकर आएंगे। मतलब कि वहां तो ऑलरेडी सुविधा नहीं है, तब ना कहीं दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा था। शुरू में आपने कहा कि जान से मारने की साजिश, जब यहाँ से पटना से जा रहे थे तो पहला बार आप देखे होंगे बिना गाड़ी के नंबर है, बिना गाड़ी के नंबर, सरकारी गाड़ी, वाह क्या मकसद हो सकता है भाई। रास्ते में उनको मात्र 2 गाड़ी प्रशासन की रहती है, जिसमें एक वो बैठे होते हैं, एक आगे बैठा होता है, बाकी सब गाड़ियां खत्म। वो तो भला हो कि 50 गाड़ी 100 गाड़ी कार्यकर्ताओं की गाड़ी थी, जिसके वजह से कुछ अनहोनी घटने से रह गई, नहीं तो ये लोग तो साजिशन मार देने की तैयारी था। और पप्पू यादव मर भी जाते तो ये जेडीयू वाला बीजेपी पर आरोप लगाता, बीजेपी वाला जेडीयू पर आरोप लगाता, आरजेडी वाला इन पे आरोप लगाता, वो इस पे लगाता। किसी को कोई फर्क थोड़े पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो सैल्यूट कीजिए उस इंसान को, जिस इंसान ने सबको जगा दिया, इस देश की जनता को जगा दिया कि नहीं भाई अच्छे करोगे तो लोग आपके साथ होंगे। एक बहुत बड़ा तबका दलगत राजनीति और जातीय भावना से ऊपर उठ के पप्पू यादव जी का समर्थन किया। उन सबों का हम जन अधिकार पार्टी की ओर से आभार प्रकट करते हैं। तो पप्पू यादव जी की जान से मारने की कोशिश थी। अब देखिए जितनी जल्दी ये हाईकोर्ट में केस की सुनवाई होगी तभी क्लियर हो पाएगा कि जमानत मिलेगा नहीं मिलेगा, माननीय उच्च न्यायालय को तय करना है। लेकिन इतना तय है कि सरकार बेनकाब हो गई है, सरकार साजिशन पप्पू यादव जी से गिरफ्तार कराई और सरकार बहुत डरी हुई है। सरकार क्यों और बीजेपी को औकात पप्पू यादव जी ने दिखा दिया, इतना तय हो गया। तो आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार सिन्हा और जाप के जिला अध्यक्ष रोहतास के इंजीनियर विशाल कुमार जुड़े थे, जिनसे हमने बात की पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। साथ ही जिस तरह से देश के हालात हैं इसको लेकर भी हमने बातचीत की कि क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, क्या लोगों के अंदर डर है या जागरूकता की कमी है। तो
जिस तरह से बातें समझ में आ रही हैं, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, डर कब है तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। यहां डर की चीजें तो बिल्कुल दिख नहीं रही है, क्योंकि जब लोगों के सर पे मौत मंडरा रही हो तो उन्हें सरकार से और पुलिस से क्या डर लगेगा। तो लोगों को डराया नहीं जा रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। तो आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि सरकार नए नए पैतरे आजमा कर आपके सब्र का इम्तिहान ले रही है। तो उन्हें लोकतंत्र का पाठ अच्छे से पढ़ाइए, लोकतंत्र की ताकत दिखाइए। अभी समय है घरों से निकलकर आक्रोश करने का। लॉकडाउन है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू तो अपनी बात कह ही सकते हैं। ज्यादा सड़कों पर ना निकले, सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन है तो उसका पालन करें, लेकिन जन आक्रोश जरूरी है और लोकतंत्र जिस तरह से देश में है उसका आप पालन करें और अपने अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है। वरना एक समय आएगा जब आप घर से निकलना चाहेंगे लेकिन आपको घरों से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो जागरूक हो जाइए। सरकार अब तानाशाही रवैया अपना रही है, लोगों की सहायता करना अब बिहार में अपराध हो गया है। देश में तो पहले से ही अपराध था, तानाशाही चरम पर है। शायद जो शासन अभी चल रहा है ऐसा शासन अंग्रेजी शासन भी नहीं था, उससे भी खतरनाक शासन है। आपको समझने की जरूरत है, नहीं समझ पाए तो बहुत देर हो जाएगी। सिर्फ अकेले 10-15 लोगों के चिल्लाते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके समर्थन की जरूरत है। सरकार को जगाने की कोई उम्मीद नहीं है, ना सरकार जगेगी, क्योंकि सरकार ने तानाशाही रवैया अपना लिया है। तो आप जाग जाइए, बेहतर है कि जनता को जगाया जाए। अब समय आ गया है कि जनता एकजुट होकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे। तो इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि लोकतंत्र अब खतरे में है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।